नमस्कार दोस्तों। आज हम न्यूज़ पढ़ते हैं जो आजकल चर्चा में रही हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं उनमें ये चर्चा में रही हैं। और जितने भी हाई लेवल की और अच्छी लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से होते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन आप किसी भी मैगजीन या कहीं यूट्यूब से, और बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। अब तो खैर बाढ़ आ गई है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप ये जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा लगे तो आप शेयर करें। हाल ही में चर्चा में रहा था आपका यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट से पता चला है कि माउंट सेंट हेलेस जो कि अमेरिका में है, यहाँ पर हाल ही में 400 भूकंप दर्ज किए गए हैं। आपको पता होगा कि आजकल भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति पूरी दुनिया में पैदा हो रही है। तो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम वाशिंगटन के कैस्केड रेंज में ज्वालामुखी शिखर है। ये विशाल प्रशांत रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भूकंप दर्ज किए गए हैं, माउंट सेंट हेलेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। माउंट सेंट हेलेस कहाँ पर है? वाशिंगटन, यानी कि अमेरिका में। इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। हाल ही में अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिकनगुनिया के लिए दुनिया का पहला टीके को मंजूरी दी है। तो ये चर्चा में है तो पता रहना चाहिए आपको कहाँ हुआ है। तो अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिकनगुनिया के लिए दुनिया का पहला टीका बना दिया है, उसको मंजूरी दे दी है। तो चिकनगुनिया क्या है ये आप जानते होंगे, आजकल है बीमारी, इससे चल रही है काफ़ी। यह एक वायरल बीमारी है जो चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है। तो ये एक वायरस है, एक तो याद रखना है। और एक वायरल बीमारी है, जिसे हम वायरल बोलते हैं, फीवर आ जाता है। इसमें शरीर में दर्द होता है जो आजकल चल रहा है, आपके घुटनों में दर्द होगा, आपकी बॉडी पेन होता है। तो ये एक वायरल बीमारी है और मच्छर के काटने से होता है। आमतौर पर कौन सा होता है आपका? एडीज़ होता है, एडीज़। ठीक है, एजिप्टी, एल्बोपिक्टस, इनके द्वारा ये बीमारी फैलती है, चिकनगुनिया। इसका जो वर्णन है चिकनगुनिया का, पहली बार 1952 में दक्षिणी तंजानिया में देखने को मिला था। तो उसका पहली बार आपसे पूछे कि भाई चिकनगुनिया के जो पहली बार लक्षण दिखाई दिए थे वो कहाँ दिखाई दिए थे? तंजानिया में, दक्षिणी तंजानिया में 1952 में, 1952 में ये दिखाई दिए थे। तो बड़े जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर उनमें चर्चा में है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने के बाद जापान की ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप विकसित हो गया है। तो आपको इसमें याद करना है कि भाई ओगासावारा द्वीप एक तो ये कहाँ पर है, ठीक है, किस देश के अंडर में ये है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस टाइप की चीज़ें आती हैं, आपको नॉर्मली ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो करंट की होती हैं नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब पेपर में आता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। तो आप इनको पढ़िए। फ्रूटो मैग्मेटिक विस्फोट के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जापान के ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के निकट एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है जहां फ्रीटोमैग्नेटिक विस्फोट हुआ था। ये विस्फोट क्या है? जिसमें मैग्मा और पानी दोनों शामिल रहते हैं। तो इस प्रकार के विस्फोट में मैग्मा और पानी दोनों ही रहते हैं और नए द्वीप का निर्माण ये हो गया है, हो चुका है। कौन से द्वीप के पास? जापान के ओगासावारा द्वीप के पास। ओगासावारा द्वीप समूह के बारे में और भी तथ्य हैं, इनको भी देख लेते हैं। ओगासावारा द्वीप समूह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। क्योंकि अगर ये चर्चा में रहा है, इतना ऑथेंटिक है, तो पूछ सकता है ना ये कहाँ पर है? जापान में तो है, ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट करके, देखो ये लाइन पढ़नी है। इसे बोनिन द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, बोनिन द्वीप समूह। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए अफ्रीका में एक बेनिन नाम का देश भी है, अफ्रीका महाद्वीप में बेनिन, वो अलग चीज़ है, वो एक देश है। लेकिन इसे क्या बोलते हैं? बोनिन द्वीप समूह। ठीक है, ओगासावारा द्वीप समूह को बोनिन द्वीप समूह भी कहते हैं।
आपके एग्ज़ाम में 100% आने की इसकी उम्मीद है, तो आप इसको ध्यान रखना। कहाँ है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। यह एक ज्वालामुखी चाप है जिसमें 30 से अधिक द्वीप और टापू शामिल हैं। भूदृश्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन प्रकार और खड़ी चट्टानों से घिरे स्क्लेरोफिलस झाड़ियों का प्रभुत्व है। चलिए, यह जापान के प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। ये आपको बता दिया है, रिपीट हो गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच एक अभ्यास हुआ, कारपेट और बोंगो सागर। 7 से 9 नवंबर 2023 तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। तो ये याद रखना है आपको, कारपेट अभ्यास और बोंगो सागर किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। 7 से 9 नवंबर तक ये इसका आयोजन किया गया। इसके बारे में जो और इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम देख लेते हैं। यह बोंगो सागर का चौथा संस्करण और समन्वित गश्ती कारपोरेट अभ्यास का 5वां संस्करण है। यह दोनों द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? ये नौसैनिक अभ्यास है, बोंगो सागर यानी कि बांग्लादेश के साथ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल ऑपरेट ट्रांसफर TOT बंडल 14 की आगामी बोली के मुद्रीकरण कार्यक्रम के लिए बीमा जमानती बॉन्ड स्वीकार किया है। तो NHAI ने पहली बार क्या किया है? बीमा जमानती बॉन्ड को स्वीकार किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकता है आपसे। आगे है खबरों में, पहली बार है कि नवोन्मेषी साधन यानी कि बीमा जमानती बॉन्ड की बात हो रही है कि सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बैंक गारंटी के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे 6 दशकों तक गायब रहने के बाद विलुप्त हो चुकी एटनबरो की लंबी चोंच वाली एकडना को इंडोनेशिया के एक दूर दराज हिस्से में फिर से खोजा गया है। 6 दशक का मतलब है लगभग 60 साल बाद। हमें एटनबरो देखे कि ये इनके सम्मान में इसका नाम रख दिया है। ये पर्यावरणविद थे एटनबरो। लंबी चोंच वाली एकडना, ठीक है, लंबी चोंच वाली एकडना कहाँ मिली है? इंडोनेशिया में मिली है। इसे आप ध्यान से याद कर लेना। लंबी चोंच वाली एकडना कहाँ पे प्राप्त हुई है? इंडोनेशिया में। एक जीव है, 6 दशकों बाद इसके, ये 60 साल बाद इसको दिखाई दिया है। निवास स्थान इसका कहाँ है? यह साइक्लोप्स पर्वत में रहता है जो इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में सेंटनी और जयापुरा शहरों के पास है। तो कौन सा प्रांत है? पापुआ प्रांत। ठीक है, यहाँ आपको एक नई चीज़ भी मिल रही है, साइक्लोप्स पर्वत। ये पर्वत आपसे पूछ सकता है कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। देखिए, हमारे पास अभी सब्सक्राइबर कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी क्वालिटी कम है। कभी कभी आपने सुना होगा कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर हमारी इन चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा, सब्सक्राइबर भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी है और ये सारी चीज़ें करंट में आती हैं। तो देखिए, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस मेरे पास काफ़ी लंबा है। 2012 में मैंने IAS का मैंने एग्ज़ाम दिया था और UPPCS के मैंने 7 बार से ज़्यादा मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। प्री में हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, मेंस में कुछ मार्क्स की वजह से, कभी इंटरव्यू में कुछ मार्क्स की वजह से हमारा थोड़ा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इन चीज़ों को देखें। किसी दिन आपको हम मार्कशीट भी दिखा देंगे अपनी, आप अपने हमारी मार्कशीट देख लेना। एकडना क्या है? रात्रिचर और शर्मीले होते हैं जिससे उन्हें सर्वोत्तम समय में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। टिटिकाका झील में पानी का स्तर अब रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो टिटिकाका झील आपका कौन से महाद्वीप में है? ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगर महाद्वीप आप देखें तो वहाँ टिटिकाका झील है। तो पानी का लेवल काफ़ी नीचे अब जा रहा है, आपको पता है, वाटर लेवल नीचे पहुँच रहे हैं। यहाँ जो पानी बहता है उसका भी स्तर नीचे जा रहा है। इसका कारण है अल नीनो। आपको पता होगा जब अल नीनो आता है तो सूखा पड़ती है, सूखा। जब ला नीनो आता है तो
काफ़ी बरसात होती है। तो अल नीनो में सूखा पड़ती है, सूखा पड़ने के कारण वहाँ पर पानी की स्थिति खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, शुष्क दौर और दुर्लभ उच्च तापमान की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आगे है टिटिकाका झील के बारे में। यह विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य जल स्रोत है। आप जानते होंगे टिटिकाका झील के विषय में। यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में समुद्र तल से 3810 मीटर ऊपर स्थित है। देखिए, आपको थोड़ी डॉग की आवाज़ आ रही होगी, मैं रात में बना रहा हूँ 11:30-12 बजे, तो ये भौंक रहे हैं, उस पर आप ध्यान न दें। यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में समुद्र तल से 3810 मीटर ऊपर स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य जल स्रोत है। यह पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलिविया के बीच सीमा पर है। तो ये टिटिकाका झील है, ये 2 देशों की सीमा बनाता है। कितने देशों की? 2 देशों की सीमा बनाता है, पेरू और बोलिविया। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने हाईलाइट किया है और अंडरलाइन भी किया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टिटिकाका दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इससे पहले टिटी जो आपका सबसे बड़ी झील मानी जाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वो है माराकैबो झील, जो कि आपका वेनेजुएला में है। माराकैबो झील कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। तो दूसरी कौन सी हुई आपकी? टिटिकाका हुई। ये जो माराकैबो झील है, ये इस क्षेत्र में आपको आपको बताओ, तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? वेनेजुएला में। अल नीनो के दौरान क्या होता है? मैंने आपको बता दिया, हवाएं कमज़ोर होती हैं, सूखा पड़ती है और बारिश नहीं हो पाती है। इक्वाडोर और उत्तरी पेरू में वर्षा में भारी वृद्धि हुई है, जो तटीय बाढ़ और कटाव में योगदान दे रहे हैं। एल नीनो, वैसे इससे वर्षा कम होती है, लेकिन इक्वाडोर और उत्तरी पेरू में वहाँ पर वर्षा वहाँ पर हुई, जिससे बाढ़ वहाँ पर आई है। जैसे अल नीनो दक्षिण अमेरिका में बारिश लाता है, यह इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा लाता है। अल नीनो क्या लाएगा? इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में सूखा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सूखे के लिए जाना जाता है अल नीनो। मजबूत अल नीनो घटनाएं वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को भी बाधित करती हैं। तो इसके कारण काफ़ी, जो बोलिविया वाला एरिया है वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, पानी का लेवल कम हुआ है। मौलाना अबुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जो कि जिसे आप शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। इसका मतलब हुआ कि ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2008 से मनाया जा रहा है। कब से? 2008 से। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम नवाचार को अपनाना। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इस बार अपनाया गया, उसकी थीम है नवाचार को अपनाना, इनोवेशन को अपनाना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक इतिहास में काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति थे, तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य रहे थे। इनके बारे में और भी पढ़ लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ध्यान रखना, इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, बल्कि सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के सदस्य थे और सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने वाले पहले व्यक्ति भी थे। केवल 35 ईयर्स की एज में, केवल 35 वर्ष की एज में कांग्रेस के अध्यक्ष होने थे 1923 में। वे महात्मा गांधी के साथ रहे थे
अहिंसक सविनय विज्ञान आंदोलन सभी में उन्होंने भाग लिया था। 1940 से लेकर 1946 तक भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये जिन्ना से सहमत नहीं थे और भारत विभाजन के भी यह विरोधी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के शिक्षा मंत्री बने, हालांकि अंतरिम मंत्रिमंडल में जो शिक्षा मंत्री बने थे वो सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन बाद में जो मंत्री बने थे चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल हमारा बना था तो उसमें मंत्री कौन थे? पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं और उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि भारत विभाजन ना हो, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। भारत विभाजन को सबसे पहले सी राजगोपालाचारी ने स्वीकार किया था और सबसे अंत में महात्मा गांधी ने भारत विभाजन को स्वीकार किया, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। फिर भी भारत का विभाजन होना था, जिन्ना की जिद थी, तो जिन्ना माउंटबेटन ने जिन्ना को सर्वाधिक जिम्मेदार माना है भारत विभाजन के लिए। ये इतिहास के कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। आप इनको ध्यान से थोड़ा सा अपने माइंड में इनको आप सोचते रहें। थिंकिंग, देखिए थिंकिंग जब तक नहीं करेंगे आप पेपर में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो जितना आप रीडिंग करते हैं उस रीडिंग में सर्वाधिक हिस्सेदारी जो आपकी होनी चाहिए वो थिंकिंग की होनी चाहिए। आप अगर 20% रीडिंग करते हैं तो आपका 50 से 60% थिंकिंग, बाकी राइटिंग, तीनों चीज़ आपकी चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।